बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। ये चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 है। आज भी हम मज़ीद 5 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, तो प्लीज़ ओपन योर नोटबुक्स एंड आपने इसके ऊपर लाजमी लिखना है जो मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास इस क्वेश्चन से एकम्पनिंग एक डायग्राम है, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, अदरवाइज़ आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है जिसके ऊपर एक कॉइल बंधी हुई है और इस कंडक्टर के साथ ऊपर एक और हमारे पास मेटालिक कंडक्टर अटैच है और वहाँ पे हमने एक रिंग लगाया हुआ है। होता क्या है कि जब हम इस कॉइल को किसी पावर सोर्स के साथ डीसी करंट के साथ अटैच करते हैं तो वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि इसके ऊपर जो रिंग मौजूद है उसके साथ क्या होगा। पहली बात तो ये कि आप देखें कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे इसमें एक करंट पैदा होगा। ये जो करंट हमारे पास पैदा हो रहा है ये करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इसमें हमारे पास ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। तो जैसे इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ये ईएमएफ और करंट इस कॉज को अपोज करेगा। एज अ रिजल्ट ये रिंग ऊपर उछल जाएगा। तो इसका आप आंसर लिख सकते हो कि व्हेन अ करंट पासेस थ्रू दैट कॉइल it will produce change in changing magnetic field. That changing magnetic field induce opposite current in that ring. Due to the opposition, ring will jump above. तो ये सारी बात आपने वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा लिख लेनी है। मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। रिंग विल जंप अबव। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए। वो कहता है क्या होगा अगर हम बैटरी की डायरेक्शन उल्टा दें। देखें, बात सुने, बैटरी की डायरेक्शन उल्टाने से यही प्रोसेस दोबारा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे चेंज इन करंट होगा, चेंज इन करंट से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा इसमें करंट इंड्यूस करेगी जो इस करंट के ऑपोजिट होगा। एज अ रिजल्ट ये दोबारा इसको अपोज करेगा और रिंग दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जंप करेगा। तो आपने 2 पॉइंट लिखने, दोबारा बताना कि रिंग विल अगेन जंप इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। हमारे पास एक फिगर दी हुई है, फिगर को हम बना लेते हैं। फिगर में उसने ये वाई एक्सिस बनाया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि ये वाई एक्सिस है तो हम इसको वाई एक्सिस लिखेंगे। इसने जेड एक्सिस कहा हुआ है, इसको हम जेड एक्सिस लिखेंगे, और इस एक्सिस को उसने कहा हुआ है एक्स एक्सिस, तो इसको हम एक्स एक्सिस लिखेंगे। सबसे पहली बात ये कि उसने यहाँ पे एक लूप प्लेस किया हुआ है अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा, आप देखते हैं कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। कहता है फिगर शो द कॉइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में एक कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये हमने नहीं बनाया, इसको हम बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये आपको नजर आ रहा है वाई एक्सिस। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वो क्या कहता है, कहता है अराउंड विच ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस वुड द कॉइल बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू जनरेट ईएमएफ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से कि मैं कॉइल को रोटेट करवाता हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूँ। आपको नजर आ रहा है कि कॉइल के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। तो वाई वाला तो सिनेरियो ही खत्म हो गया। वाई वाले सिनेरियो में हमारे पास कोई सीन नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करवाता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इफ द कॉइल इज रोटेटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा हमारे पास। अब जरा पहले वाई को देख लेते हैं, जरा हमारी फिर आसानी हो जाएगी, वरना फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का समझ लिया, इसमें हमारे पास कोई करंट नहीं इंड्यूस हो रहा है। ये जेड एक्सिस है। अगर हम इस कॉइल को जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं इन दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास अभी भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। लेकिन अब जरा देखिएगा, अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करवाता हूं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अब हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे रोटेट करवा सकते हैं। मैं इस कॉइल को उठा के यूं करके फ्लिप कर देता हूं। देखें, इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, कोई पास नहीं कर रही थी। अब इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो हमारे पास फ्लक्स का चेंज क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होगा। हमारे पास फ्लक्स 0 से मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लूप को रोटेट करवाते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस फिगर के मुताबिक है, ये बात याद रखिएगा।
अगर हम इस लूप को रोटेट करवाते हैं, इफ द लूप इज रोटेटेड अलोंग एक्स एक्सिस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। और क्यों इंड्यूस हुआ बताएं उसको, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको याद होगा कि ईएमएफ तब तक नहीं चेंज होता जब तक मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर से पास कर रही है वो चेंज ना हो जाए। तो y और z डायरेक्शन में क्यों नहीं पैदा हुआ, बिकॉज अगर आप y और z एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराते हो, हॉरिजॉन्टली रोटेट कराते हो या वर्टिकली रोटेट करवाते हो, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15.8 कहता है हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप। एक फ्लैट लूप है और वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसका आंसर आप आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं। इफ अ फ्लैट लूप इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0। दोबारा से सुने, इफ अ फ्लैट लूप इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0। इस बात को साथ ही के बना दें और बाद में इक्वेशन से डिराइव भी कर दें। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा रहा हूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसको बी चेंज करके दिखा दी। तो ये हमारे लें जी, हम इसको यहाँ पे बना देते हैं लूप को और उसको दिखा देते हैं कि आपने इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि लूप को, कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आपको याद होगा इस तरह के सवालों में जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं या चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम एंगल लेते हैं वेक्टर एरिया से नहीं लेते। तो बी ए कॉस 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब अगर आपका डेल्टा फाई 0 है, चेंज इन फ्लक्स इसके अंदर से नहीं है, पास कर रहा 0 है, तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का फ्रेडेज लॉ के मुताबिक जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, वो हमारे पास बन जाएगा 0, क्योंकि आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या है 0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.9 कहता है इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। पहले इसकी बात को बना लेते हैं, वो क्या कहता है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ। कहता है व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, एक प्लेन है, एरोप्लेन है जी, ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो हमारे पास प्लेन किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम प्लेन को यूं बना लेते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे ले। हमें एक एरोप्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और सिंपल सा एरोप्लेन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पता भी है वो क्या पूछ रहा है और हमें इसकी सेंस भी है। तो ये इसकी विंग टिप ए है और एक इसकी विंग टिप बी है। अच्छा जी, तो कहता है कि कौन से उसकी विंग टिप पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। तो हमारे पास देखें, पहली बात है कि आपने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, राइट हैंड रूल कहता है कि अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे पॉइंट कर लें। तो लें जी, ये हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, आई होप कि आप मेरे साथ साथ ये कर रहे होंगे, डाउनवर्ड कर ली। कहता है अपने थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर लें। तो हमारे पास, तो आप ये बात इमेजिन कर लें कि जो हमारे हाथ का अंगूठा है वो इस तरफ को जा रहा है, नॉर्थ की तरफ को। अब हमारे जो हथेली है, हाथ का पाम है, उसकी डायरेक्शन है ए टू बी। आपने बताना है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी, वो है फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें ना बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं लेफ्ट विंग, वो कहते हैं राइट विंग। अब कौन सा लेफ्ट विंग कौन सा राइट विंग एग्जामिनर ये डिसाइड नहीं कर पाता। आप उसको ए और बी से बताओ कि जो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है वो उसे किस डायरेक्शन में ले जाएगी, लेफ्ट की तरफ ले जाएगी, विंग बी की तरफ ले जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि इसमें राइट विंग में फिर नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो कि इसमें आपने नहीं लिखनी, जो हमारे पास जहाज के टायर होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। ना सिर्फ इस तरह से बल्कि एयर फ्रिक्शन की वजह से भी जहाज की बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है और ये चार्ज हम जो थ्रू कंडक्टिंग टायर्स ज़मीन को वापस प्रोवाइड कर देते हैं जब हम लैंड करते हैं। अदरवाइज अगर पैसेंजर उतरता तो वो कंडक्टिंग वायर बन जाता और वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता और वो मर जाता अगर जहाज के टायर कंडक्टिंग ना होते और हम प्लेन के ऊपर पाया जाने वाला चार्ज किसी तरह से ग्राउंड ना करते।
तो आई होप कि आप इसमें लिख लोगे जो चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज दे विल मूव फ्रॉम विंग टिप ए टू विंग टिप बी। तो विंग टिप बी में बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15.10 में कहता है शो दैट ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैज सेम यूनिट्स। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की, ईएमएफ की, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज जो मर्जी कहें इसको आप, तो ये इंड्यूस ईएमएफ ही रहेगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बेशक माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी है, तो इसके आप यूनिट लिख सकते हो जाउल पर कूलम। इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट V इज इक्वल डब्ल्यू ओवर क्यू से, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो जाउल हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। हम सबको पता है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 मीटर तक तो एनर्जी इज समथिंग 1 जाउल। और कूलम किसके इक्वल होता है? एम्पियर सेकंड के। अगर नहीं याद तो एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 कूलम पर सेकंड के। अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन है इंड्यूस ईएमएफ की माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। माइनस एन आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज डेल्टा फाइव? डेल्टा फाइव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैं कभी भी इसके डायरेक्ट यूनिट नहीं लिखूंगा, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इससे कॉम्पोनेंट्स में बी ए कॉस थीटा में। लेट्स से कि थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 1, तो हमारे पास बन गया बी ए इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा टी नीचे है हमारे पास। अब एरिया का यूनिट मुझे पता है, हमारे पास एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेट्स से कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के यूनिट नहीं आते, बी के यूनिट नहीं आते, कोई मसला नहीं है। मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और मुझे बताया कि थीटा लेट से 90 डिग्री है तो वो साइन 91 हो गया, तो बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। मुझे पता है कि हम इसे बोलते हैं टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है टेस्ला, जो कि इक्वल है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्योंकि एम्पियर और मीटर नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए मैं इसको नीचे लिखता हूँ। और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि आपको नज़र आ रहा है कि मीटर मीटर से कट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा न्यूटन मीटर और इधर बन जाएगा एम्पियर सेकंड। तो अब आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर को बता सकते हैं, देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हुआ, आपने मेरी बात लाजमी सुन के जानी है। पहली बात तो ये कि जब हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर 80% स्टूडेंट्स पेपर से पहले तैयारी नहीं करते हैं, जो भी है वट एवर, कम तैयारी करते हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त हाई टाइम है कि अपनी प्रायोरिटी पूरी की पूरी फोकस कर लें पढ़ाई के ऊपर। दूसरी बात, स्टूडेंट इस मौके पे एकेडमी ज्वाइन करते हैं और वो समझते हैं एकेडमी में टेस्ट सेशन दे के वो बड़े अच्छे नंबर ले जाएंगे। बिल्कुल गलत। टेस्ट सेशन में जाते हैं, बैठते हैं, आधा आधा पेपर वैसे ही टाइम गुजार देते हैं, 2-3 सवाल करते हैं, घर आके समझते हैं कि उन्होंने बड़ा तीर मार लिया। बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, ये हाई टाइम है कि आप अपनी किताब को उठाएं, उसको पढ़ें, उसको लिखें और बार बार पढ़ें और लिखें। किसी एकेडमी में जाके पैसा ज़ाया ना करें। ये जो टाइम होता है ना, इस वक्त पेपर से पहले हमें ख्याल आता है कि हमने सारा साल नहीं पढ़ा, तो अब हम पढ़ के क्या कर लेंगे। तो आपने इस ख्याल का काउंटर नैरेटिव आपने बताना है कि देखो मैंने सारा साल नहीं पढ़ा, तो अब मैंने पूरे साल की मेहनत अब करनी है। तो परेशान ना हो, सिलेबस ज़्यादा है कम है, लेकिन आपने करना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ेंगे भी और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर को लाइक शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।